द जिन। ये बात 1927 की है। मेरे माँ बाप दोनों की मौत एक हादसे में हो चुकी थी और मैं अपनी नानी सबीना के साथ बगदाद में ही रहा करता था। मैंने नानी से हर बार अपने माँ बाप की मौत के बारे में जानना चाहा, मगर वो हमेशा ही मुझे कोई ना कोई बहाना बनाकर मना कर देती। धीरे धीरे अब मैं 8वीं कक्षा में आ गया। नानी, अब मुझे दूसरे गांव में पढ़ने के लिए जाना होगा, मुझे आशीर्वाद दो। हाँ बेटा, खूब पढ़ाई करो और तरक्की करो। कौन से रास्ते से तुम स्कूल जाओगे? नानी, वो गांव के बाहर तालाब के पास जो पगडंडी है ना, बस वहीं से जाऊंगा मैं। पगडंडी? वो तालाब वाली पगडंडी? नहीं, उस तालाब के पास से मत जाना तू। नानी, मगर क्यों? मगर अगर कुछ नहीं, बस मैंने मना कर दिया ना, उस तालाब के पास कोई नहीं जाएगा। उस दिन नानी ने मुझे तालाब के पास जाने से मना तो कर दिया, मगर मेरे दिमाग में वो बात घर कर गई और मैंने फिर डिसाइड कर लिया कि मैं पगडंडी वाले रास्ते से ही स्कूल जाऊंगा। धीरे धीरे मेरे 2 और दोस्त भी बन गए थे, अफरीन और हमजा। हम तीनों उस तालाब वाले रास्ते से ही स्कूल जाते थे। तुमको पता है उमर, मेरी अम्मी कहती हैं इस तालाब के पास कोई जिन रहता है जो बरसों पहले भी काफी लोगों को खा गया था। बाद में उसको एक डब्बी में बंद करके यहीं वापस फेंक दिया गया। क्या बात कर रही हो अफरीन? मेरी नानी भी मुझे हमेशा यहाँ आने से मना करती है, मगर मुझे तो अब भी ये लगता है कि ये बहुत शांत जगह है। दोनों बातें कर ही रहे होते हैं कि तभी तालाब के अंदर से 2 काली आंखें उनको देख रही होती हैं और एक मुस्कुराता हुआ चेहरा दिखाई देता है। आफरीन को एहसास होता है कि जैसे कोई उनको घूर रहा हो और वो तुरंत पीछे मुड़कर देखती है। कौन है वहाँ? कौन? कोई नहीं है अफरीन, तुम भी ना बिल्कुल फट्टू हो। तभी दूर एक औरत उनको रोते हुए दिखाई देती है, जो फटे हुए कपड़ों में वहाँ एक बाल्टी लिए बैठी होती है और जोर जोर से रो रही होती है। अरे, ये रो क्यों रही है? उमर, इसके पास मत जाओ, पता नहीं कौन है। मुझे तो डर लग रहा है। शाम भी हो गई है, चलो यहाँ से तुम दोनों। कैसी बातें कर रही हो अफरीन? डरपोक, हम दोनों है ना तुम्हारे साथ। तीनों उस औरत के पास पहुँचते हैं। आप रो क्यों रही हैं? आज पूरे दिन में मैंने एक भी मछली नहीं पकड़ी। ऊपर से मेरे हाथ में जो थोड़े बहुत पैसे थे वो भी उस तालाब में गिर गए। मैं अब अपने मालिक को क्या जवाब दूंगी? मेरे बच्चे भूखे मरेंगे, मैं तो मर जाऊंगी इसी तालाब में कूदकर। नहीं नहीं, ऐसा मत करिए। कहाँ गिरे हैं आपके हाथ से पैसे? मुझे बताइए, मैं निकाल कर लाता हूँ और हम मछली पकड़ने में भी आपकी मदद करते हैं। उमर, कैसी बातें कर रहे हो? अंधेरा बहुत हो गया है और याद है ना, नानी ने मना किया है तालाब के अंदर जाने से। मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा, चलो यहाँ से। चुपचाप यहीं खड़ी रहो तुम, कुछ नहीं होगा। मैं इनकी मदद किए बिना घर नहीं जाऊंगा। तभी फिर से तालाब में 2 आंखें दिखाई देती हैं और हल्की सी हलचल होती है। कोई अजीब सा साया है जो धीरे धीरे मचलने लगता है, जो पहले सांप जैसा दिखाई देता है और फिर अचानक छिपकली में बदल जाता है। बार बार वो तेजी से अपना रूप बदल लेता है। आफरीन पीछे मुड़कर देखती है, मगर उसको फिर से कुछ नहीं दिखाई देता। मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा है उमर और हमजा, चलो यहाँ से। चुपचाप यहीं खड़ी रहो, मैं तालाब में जा रहा हूँ। उमर अपने कपड़े उतारकर पानी में कूद जाता है। अचानक पानी में हलचल बहुत तेज हो जाती है और उसके हाथ एक छोटी सी डब्बी आती है। अरे, ये डब्बी कैसी? दिखने में भी अच्छी है, मैं घर ले जाऊंगा इसको। उमर खूब सारे सिक्के लाकर उस बूढ़ी माँ को पकड़ा देता है और मछली पकड़ने में भी उसकी मदद करता है और साथ लाई हुई डब्बी भी सबको दिखाता है। डब्बी को देखते ही औरत की आंखों का रंग लाल हो जाता है और वो जोर जोर से हंसने लगती है। चारों तरफ तेज हवाएं चलने लगती हैं और तालाब के पानी में भी अचानक से हलचल होने लगती है। देखो, डब्बी मिल गई। पूरे 200 साल बाद आज मुझे ये डब्बी मिल गई। मुझे पता था तुम ये काम कर दोगे। ये डब्बी मुझे दे दो अब।
200 साल बाद आप कैसी बातें कर रही हो? ये डिब्बी मेरी है, मैं इसको निकाल कर लाया हूँ तालाब से, इसको नहीं लौटाऊंगा मैं। मैंने बोला था ना कुछ गड़बड़ है, अब भागो यहाँ से। तीनों वहाँ से भागने ही लगते हैं कि बूढ़ी औरत अचानक से कुत्ते का रूप ले लेती है और उनके पीछे भागने लगती है। उसकी आंखें बहुत ही भयंकर होती हैं। तभी अचानक उसके पंख उग जाते हैं और वो दूसरे रूप में आकर उनका पीछा करने लगती है और अचानक से भागते हुए उमर से डब्बी छीन लेती है। बस बहुत भाग लिया, अब ये डब्बी मेरी है। आज पूरे 200 साल बाद मैं जिनसे मिलूंगी। मुझे पता था सिर्फ तुम मुझको उससे मिलवा पाओगे। और ये सब बोलते बोलते वो उमर के हाथों से डब्बी छीनकर उसको खोल देती है। डब्बी खुलते ही उसमें से अचानक तेज धुआं निकलने लगता है और उस धुएं में से एक नीले रंग का बहुत ही बड़ा आदमी अचानक से बनने लगता है, जिसके ऊपर का शरीर तो दिखाई देता है और नीचे का शरीर सांप के जैसे पूंछ वाला होता है। वाह, आज पूरे 200 सालों बाद मुझे आजादी मिल गई। और देखते ही देखते वो जिन उस औरत में घुस चुका होता है। उसके मुंह से आग निकलती है, दांत पूरे पीले हो जाते हैं और वो जोर जोर से हंसने लगती है। साथ ही सांप की पूंछ के जैसे उसके शरीर में घुस रहा होता है। तीनों बच्चे ये देखकर घबरा जाते हैं और वहाँ से और तेजी से भागने लगते हैं, मगर जिन उनसे भी तेजी से भागकर फटाफट उमर को पकड़ लेता है और मुंह से कुछ एसिड जैसा उसके ऊपर फेंक देता है। छोड़ो मुझे, छोड़ो मुझे। देखते ही देखते जिन उमर के शरीर में प्रवेश कर जाता है। उसके मुंह से सांप की पूंछ के जैसे चीजें निकल रही होती हैं, बिल्कुल टेंटिकल्स के जैसे। आंखें लाल हो जाती हैं। अचानक ही तेज बारिश होने लग जाती है और ये सब देखकर आफरीन और हमजा बहुत ही तेजी से वहाँ से भाग जाते हैं और उमर की नानी के घर पहुंचकर उसको सब कुछ बताते हैं। ये सब क्या हो गया? मेरे मना करने पर भी तुम लोग वहाँ क्यों गए? वो जिन था मेरे बच्चों, उमर के माँ बाप को भी ये जिन खा गया था। इसीलिए मैं तुम लोगों को वहाँ जाने से मना करती थी। जिन क्या होता है नानी? जिन किसी भी रूप में आते हैं बच्चों। वो शैतान भी होते हैं और अच्छे भी। वो किसी भी जानवर या इंसान में घुसकर उसके जैसे ही बन जाते हैं। उनके 3 अलग अलग प्रकार होते हैं, शैतान, मरीद और इफरीत। वो 20 किलो से लेकर 200 किलो तक का वजन उठा लेते हैं। कुछ जिनके पंख होते हैं तो कुछ सांप के जैसे। कुत्ते और सांप उनके दोस्त होते हैं। यहाँ तक कि कुत्ते तो जिन को देख भी सकते हैं। तो क्या हमारा उमर अब कभी ठीक नहीं होगा? अब मुझे हातिम बाबा के पास जाना होगा, वो ही कुछ तरकीब बता पाएंगे। तुम दोनों अपने घर जाओ बच्चों। ये बोलकर नानी हातिम बाबा के पास पहुंच जाती है। हातिम के कमरे में चारों तरफ जादुई पेंटिकल्स लगे होते हैं। तरह तरह की जादुई जानवर और शक्तियाँ उसके कमरे में दिखाई देती हैं। आओ, आ जाओ। वो मेरे बच्चों को डब्बी वाले जिन ने। कुछ मत बताओ, मुझे सब पता है। वो बच्चे गए ही क्यों तालाब के पास? अब वो डिब्बी पूरे 200 साल बाद खुली है। कयामत होगी, कयामत। मैं उमर को यहीं बुलाता हूँ, मगर ये याद रखना, आज एक जान की बलि ये जिन लेकर जाएगा। हातिम जोर जोर से पाठ करने लगता है और आग जला लेता है। थोड़ी ही देर में वहाँ उमर, जो कि अब जिन बन चुका है, वहाँ आता है। उसके बड़े बड़े पंख होते हैं और आंखें एकदम लाल होती हैं। उसके कमरे में आते ही पूरा कमरा लाल रोशनी से भर जाता है। क्यों आए हो तुम यहाँ? इस बच्चे ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? छोड़ दो उसको। ऐसे कैसे छोड़ दूं? मुझे जब तक कोई और घर नहीं मिल जाता, मैं यहीं रहूंगा और पूरी दुनिया को तबाह कर दूंगा।
हातिम जोर जोर से पाठ करता रहता है। थोड़ी ही देर में उसकी शक्तियों और जिन की शक्तियों में बहुत लड़ाई होने लगती है। उमर के शरीर से सांप के मुंह जैसा जिन निकलने लगता है। थोड़ी ही देर बाद वो पूरी तरह से बाहर निकल जाता है। क्यों निकाला मुझे उमर के शरीर से? मैं अब इस बुढ़िया में घुस जाऊंगा। और इससे पहले कि हातिम कुछ कर पाता, जिन अपनी शैतानी शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए नानी के अंदर घुस जाता है। नानी तड़प कर गिर जाती है। वहीं उमर जोर जोर से चिल्लाकर रोने लगता है और हातिम जिन को एक दूसरी अभिमंत्रित डब्बी में कैद करने लगता है। छोड़ दो इस बुढ़िया को, वरना अब मुझे तुमको इस डिब्बी में कैद करना पड़ेगा। नहीं नहीं, क्या कर रहे हो तुम? मत बांधो मुझे उस डब्बी में। मैं छोड़ दूंगा इस बुढ़िया को। जो तुम बोलोगे वही करूंगा। तुम मेरे आका बन जाना आज से। मगर हातिम लगातार मंत्र पढ़ता रहता है और जिन धीरे धीरे नानी के शरीर से निकलकर डब्बी में हवा के रूप में आकर बंद हो जाता है। नानी अचानक नीचे गिर पड़ती है। उमर भागकर उनके पास जाता है, मगर तब तक वो मर चुकी होती हैं। तुम्हारी नानी मर चुकी है उमर, अब रोने से कोई फायदा नहीं है। तुमको उनकी बात माननी चाहिए थी। अब तुम भी चले जाओ यहाँ से। मैं उस जिन को आज तक नहीं भूल पाया हूँ। बस मुझे इस बात का एहसास है कि मेरी एक गलती की वजह से मेरी नानी ने भी दुनिया छोड़ दी। जिन की दुनिया बहुत ही खतरनाक होती है।